look, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक ट्रेनर हूँ. फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए. समवेयर बिटवीन 40 ट्रिलियन to 65 ट्रिलियन डॉलर्स तो सिर्फ इंडिया से लूटे गए हैं. कानून के सामने सब लोग बराबर होने चाहिए और लोगों को, आवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनने का हक होना चाहिए. What wrong you see in this thing? ये 2010, 11, 12 में प्रेडिक्शंस हो रही थी कि यूरोप में जगह जगह आग लगेगी, कि आप सेकुलर हो के तुसी की डायरेक्टली नासा के डायरेक्टर लग गए हो. पाकिस्तान दुनिया में बहुत सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में बहुत कुछ अचीव कर सकता है. करना पाकिस्तान ने ये है कि पाकिस्तान में कितने बिलियनर्स हैं, बड़ी तादाद है. टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट बिग ऑन फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी और ऑल दिस. मैं इन चीज़ों को मैं शिर्क समझता हूँ. 12 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स की डेवलपमेंट. फ़लस्तीन में जब इजराइल जेनोसाइड कमिट करता है तो फिर मैस प्रोटेस्ट होते हैं उन्हीं लिबरल सोसाइटीज़ में, यूरोप में, यूके में, अमेरिका में. बट इन दैट सिनेरियो फिर वो लिबरलिज्म बेहतर नहीं है, वो लिबरल्स वैल्यूज़ बेहतर नहीं है. क्या वजह है कि पाकिस्तानी लिबरल नहीं निकला? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. मैं टीएलपी का मेंबर नहीं हूँ. मैं टीएलपी की रेटरिक को सपोर्ट नहीं करता. बड़ी दफ़ा पब्लिकली मैंने कंडेम भी किया है. अब हमें जो कंजर्वेटिज्म यहाँ पे चाहिए वो रिवाइवलिस्ट कंजर्वेटिज्म चाहिए. हमें भी करना चाहिए, वो भी इंसान है ना. मुझे पाकिस्तानी जर्नल का ठाट बाट देखते हैं और खुद रिटायर होकर फ्लैट में रह रहे, तकलीफ तो होती है. लेकिन पूरी दुनिया में एक सिंपल रूल है कि हर मुल्क की डीप स्टेट में उसकी मिलिट्री जरूर होती है. मुझे अभी बात सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि वो ये तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट बात कर दी. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आकिब रमज़ान और ये आज हमारा इस चैनल का पहला पॉडकास्ट है. आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ लिबरल वेस्ट, इट्स रीजंस एंड रिजल्ट्स. आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक सेट पॉलिटिकल सिस्टम जो कि खुद को इंसानियत के लिए हर तरह की अच्छाई का मंबा होने का दावा करता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो इक्वलिटी हो, हर वो चीज़ पेश की जाती है लिबरलिज्म के फ्लैग के नीचे. फिर इतनी सब अच्छाइयाँ होने के बावजूद ये आज डिक्लाइन का शिकार क्यों है? इसकी वजूहात क्या हैं और इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के लिए? आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी खत्ते में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको इस वक्त एक कियोस नज़र आएगा. ये इंतशार, ये टूट फूट खुद एक एविडेंस है कि आज की हमारी दुनिया बहुत बड़े शिफ्ट से गुजर रही है. और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो कि इस टॉपिक पर पाकिस्तान में एक अथॉरिटी समझे जाते हैं. नन अदर देन जनाब कैसर अहमद राजा साहब. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आपके टाइम के लिए और वेलकम. इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर. शुक्रिया आपका. सर, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर मेन टॉपिक, जो मैं जानना चाहता हूँ और यकीनी तौर पर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे कि एक ऐसा इंसान जिसका अर्ली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं कि एक ब्रॉट अप ऐसी सोसाइटी में होता है जो कि लिबरल है, वेस्टर्न है, जहाँ पर हमारे आज के करोड़ों नहीं तो यकीनी तौर पर लाखों नौजवानों का ख्वाब है वहाँ पर जाना. एक ऐसा इंसान जो वहाँ पर सेटल्ड है, एक कैरियर है, हर तरह के माली मफाद मौजूद हैं, आप वहाँ से मूव करते हैं पाकिस्तान में ये वाला कैसर अहमद राजा बनने के लिए, जो आज मेरे सामने शलवार कमीज़, वेस्ट कोट और खेड़ी में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तानी लिबरल्स के ये ताने सुनने के लिए कि आप दकियानुसी सोच के मालिक है. हाउ दिस बिग शिफ्ट हैपन इन योर लाइफ? देखिए, मैं ये बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि कुछ शेक्सपियर ने कहा था ना कि कुछ लोग अजीम होते हैं और कुछ लोगों पे अजमत इम्पोज कर दी जाती है. ये वाली अजमत जो है ये एक इम्पोज्ड है कि मैं पाकिस्तान में लिबरलिज्म ख़त्म करने आया था या कोई ऐसी बात है. मैंने हमेशा, लुक, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक ट्रेनर हूँ. अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है कि दुनिया की बड़ी फर्म्स के साथ, कंपनीज के साथ काम करने का अल्लाह ने तजर्बा दिया. एंड वी सो पाकिस्तान एज ए न्यू इमर्जिंग मार्केट कि यहाँ पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट, मल्टी नेशनल कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, तो वी कैन डू व्हाट वी बीन डूइंग इन द यूके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये मार्केट सैचुरेट नहीं हुई तो हम यहाँ पे आए थे सिर्फ ट्रेनिंग का बिजनेस करने के लिए. बट आई सफ़र्ड फ्रॉम व्हाट इज़ नोन एज द रिवर्स साइकोलॉजी कल्चरल शॉक. साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है रिवर्स कल्चरल शॉक, कि मैं जब 1998 में पाकिस्तान से गया था तो मेरे जहन में वो पाकिस्तान रुका हुआ था. अब 98 से 2018 ये 20 साल बनते हैं. मैं सिर्फ 3 दफ़ा पाकिस्तान आया और बिल्कुल लिमिटेड लाइफ गुजारी अपने गांव में, ना टीवी देखा ना कुछ. बस कभी एक कोई करीबी शादी है उसको अटेंड करनी है, कभी वो तकरीब, बस यही करके एयरपोर्ट से गाँव, गाँव से एयरपोर्ट वापस. मुझे डिडंट नो कि पाकिस्तान में ये कुछ हो चुका है. तो वो जब पाकिस्तान आके हमने वो जब 2018-19 में मेरा इंटरेक्शन बढ़ा, जब मैंने
देखना, टेलीविज़न देखना शुरू किया यहाँ पे, तो जो एड्स चल रहे हैं वो सारा देख के कि भाई ये तो हम यूके में कोई इस तरह का है तो हम चैनल चेंज कर देते हैं, ये सारा यहाँ पे चल रहा है, हाउ डिड दैट कम टू हैपन, कम टू पास। तो फिर मैंने, एक मेरे जहन में आई ये बात थी हमेशा से कि कंपनी को थोड़ा सा सेटल डाउन करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये इट्स समथिंग आई विल डू। इसलिए कि मैं यूके में तो काफ़ी अरसे से मैं एथीज़म और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ मेरी डिबेट्स वगैरह जारी होती थी। वो बहुत ही डिस्क्रीट माहौल में थी, इसलिए कि आम तौर पे जिन लोगों से गुफ्तगू होती थी वो पाकिस्तान की बड़ी एफ्लुएंट फैमिलीज़ के बच्चे होते थे जो वहाँ पे जाके पढ़ते थे, और उसके बाद उनको फिर हाईजैक कर लिया जाता था आइडियोलॉजिकली। तो वो फिर गुफ्तगू वो लेके आते थे कि हमारा फ़लाँ बंदा है, आप उससे डिबेट करें, ये करें वो करें। तो वो फिर बड़े डिस्क्रीट तरीके से होती थी, बट आई वाज डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर पाकिस्तान में जब हम पाकिस्तान में बिज़नेस करने का प्रोग्राम है और सारा कुछ हो रहा है, तो फिर इंसान ओब्लिवियस नहीं रह सकता कि आपके माशरे में क्या हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप बिज़नेस करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अच्छी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो आप बच्चों के लिए अच्छी विरासत, अच्छी आप चीज़ छोड़ के जाना चाहते हैं, वो घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बच्चों ने उसी माशरे के अंदर ही उसको यूज़ करना है जो आप पीछे विरासत में छोड़ के जाएंगे। तो विरासत में सिर्फ आसेट्स नहीं बल्कि माशरा छोड़ के जाना चाहिए। तो मेरे लिए एक सवाल था कि मेरे बच्चे किस माशरे में बड़े होंगे, लिबरल, सेकुलर? मैंने आंसर इज़ नो। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसको चेंज करने के लिए? तो जैसे कहते हैं ना, बी द चेंज दैट यू आर आस्किंग फॉर। आई ट्राइड दैट, well, alhamdulillah, so far it's working out quite So well. on a first stage, it was never meant to do this cause. It was just a business journey. Pure business. आई कैन मेरी एक रेलिवेंसी बनती है इस तरह कि हमारी एक फैमिली है, दे आर लिविंग इन द नॉर्वे, यूरोप में। तो वो पिछले दिनों लाइक इट्स बिन 2 months पाकिस्तान है, शादी थी तो शॉपिंग वगैरह करनी थी, हम उनके साथ एम्पोरियम चले गए। तो दे वर द ख़वातीन वर डूइंग द शॉपिंग, मैं और मेरा कज़न साइड पे खड़े हैं बाय, और मेरा कज़न मेरे साथ खड़ा हुआ बड़ी मासूमियत से पूछता है कि ताकि भाई ये जो ख़वातीन हमारे साथ आई हैं ये यूरोप से आई हैं, या जो ये पाकिस्तानी यहाँ पे फिर रही हैं ये यूरोप से आई हैं? Yeah. द ड्रेसिंग, द वे यू सर्टन कंटिंजेंट। सो इसमें जो अफसोस की बात है ना वो ये है कि ये एक बड़ा स्मॉल कंटिंजेंट है ऐसी ख़वातीन का, लेकिन जिस तरह से मीडिया पे इनको ग्लोरीफाई किया जाता है, और वो ख़वातीन जो ऐसी लाइफ नहीं चाहती, जिस तरह से उनको इनकरेज किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है मीडिया पे कि शायद यही सक्सेस है आपकी ज़िंदगी में, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़। क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी में कोई आदमी लिबरल हो या जैसा भी हो, आई नो प्रॉब्लम। जैसे आपने पहले सवाल में भी पूछा कि यहाँ पे मैं खेड़ी पहन के, शलवार कमीज़ पहन के, अब मैं वास्कट पहन के, और लिबरल्स के ख्याल में मैं दुखी उसी वो हूँ। यू सी दैट इज़ द टाइप ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। मैं शलवार कमीज़ पाकिस्तान में पहनता हूँ बिकॉज ऑफ मिस्ड इट अ लॉट, for about 23 years. ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पे कभी पहनी ही नहीं, मतलब है कि वहाँ पे कि यूजुअल अटायर ये नहीं होता। लेकिन जो इंडोक्ट्रिनेशन हुई है ये हमारे सेकुलर्स की, कि वो समझते हैं कि अगर आप इस्लाम की बात करेंगे तो ये दुखियानुसी सोच है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सेकुलर्स हैं दे हैव नथिंग टू ऑफर, ज़ीरो। इनका सबसे बड़ा ताना क्या है? यार आप लोगों ने साइंस में तरक्की नहीं की, आप लोगों ने ये नहीं किया। वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि आप सेकुलर हो के तुसी की डायरेक्टली नासा दे डायरेक्टर लग गए हो। आपने क्या किया अभी तक स्वाइस के? क्या आपने कहना शुरू किया है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो आप हमसे इसलिए बेहतर हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जबकि हकीकत यह है कि आपने भी कुछ नहीं किया, और आप सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि वेस्ट वाले उन्होंने आपसे बेहतर किया। दैट्स इट, दैट्स योर ओनली गुड थिंग। So that's not in the secularism or the Islamism, that's the society. Like यूरोप में हुआ, पाकिस्तान के सेकुलर्स भी कर सकते थे अगर it could have been done with the secularism. अगर सेकुलरिज्म का इसकी वजह होती तो कुछ भी हो सकता था। मैं तो इस चीज़ पे कन्विंस्ड हूँ कि वेस्ट की तरक्की उनके सेकुलरिज्म की वजह से नहीं हुई है, उनकी मार धाड़ की वजह से हुई है, तशद्दुद की वजह से हुई है। 12 मिलियन गुलाम जो पकड़ के फ्री लेबर में उनको जो मिले उसकी वजह से हुई थी। समवेयर बिटवीन 40 ट्रिलियंस टू 65 ट्रिलियन डॉलर्स तो सिर्फ इंडिया से लूटे गए हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी इस पे मौजूद है, अगरचे उस पर कंटेंशन है कि आपकी जो कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी आप लोअर वाला ले लें, 45 ट्रिलियन वाला ले लें, इतने पैसे यहाँ से लूटे गए। 1.5 लाख टन के लगभग सोना चांदी जो है वो साउथ अमेरिका से लूटा गया। तो अब आप ये देखें कि वेस्ट में वो जितने इदारे हैं जिन्होंने साइंस को एक पैराडाइम बनाया, और साइंस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो फाइनेंशियल इदारे, बैंक ऑफ इंग्लैंड, रॉयल सोसाइटी, लॉयड्स ऑफ लंदन, ये जितने हैं, और उनकी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी वगैरह, ये सारे उसी दौर के हैं जब उनको फ्री लेबर भी मिल रही थी गुलामों की सूरत में, और पूरी दुनिया से लूट मार का माल भी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा था। इट वाज नेवर बिकॉज ऑफ सेकुलरिज्म,
So that was the never huge investment in the research and development. ह्यूम इन्वेस्टर था। आज हम ह्यूम की कितनी बात करते हैं कि यार उसने इंसानियत के लिए किया, मैं खुद उसकी एज अ फिलोसफर में समझता हूँ उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किए हुए हैं, बट ही वॉज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स उन इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे जो प्लांटेशन करते थे। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इनको दोबारा से रीवैम्प किया गया इसी अरसे में किया गया। और जो एंडाउमेंट फंड्स थे वो कहाँ से आते थे? उन्हीं इन्वेस्टमेंट से आते थे जो प्लांटेशन में, सब गुलामी का पैसा था, सब जो दूसरों के वो प्लंडरिंग और लूटिंग है, पिलेजिंग है, सब वो पैसा था। लेकिन समहाउ हमारा देसी सेकुलर ये समझता है कि वो सेकुलर हो गए, उन्होंने तरक्की कर ली, हम सेकुलर होंगे, हम भी तरक्की कर लेंगे। ओ भाई, एग्जैक्टली यही मॉडल आज अगर कोई पाकिस्तान के मौलवी साहब उठ के कहते हैं कि चलो दुनिया में हम लूट मार करते हैं, सारा पैसा इकट्ठा करके उम्मत मुस्लिमों को सारा इकट्ठा करते हैं, कहेंगे वैशी हैं, दरिंदे हैं, ये हैं, वो हैं, सेकुलर हो जाओ। वो दे डाउन नाउ इसके सेकुलर्स ने एग्जैक्टली यही काम किया था, वहशी दरिंदे जिसको ये कहते हैं। ये वो इंडोक्ट्रिनेशन है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान में जो सेकुलर्स हैं बेचारे ये इंटेलेक्चुअली बहुत शैलो हैं। दैट इज़ समथिंग टू डू विद, प्रॉबली समथिंग टू डू विद आवर लैंड, जो हमारी ज़मीन है, शायद इसका ताल्लुक कुछ उससे है। कि ये बात मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस्लाम ने लोगों का कुछ बिगाड़ा नहीं, सेकुलरिज्म ने कुछ लोगों का बिगाड़ा। जो सेकुलर है वो सेकुलरिज्म का मुनाफिक है, जो इस मुसलमान है, मैं सबको वो इसलिए नहीं कहूँगा, मुनाफिक बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म हो जाएगी, लेकिन सेकुलर्स को मैं इसलिए कह सकता हूँ कि दे चूज इट इन अ वे। बाकियों को तो एक लाइफस्टाइल मिला, नस्ल दर नस्ल गुलामी में रहे, देयर इज़ ओनली सो मच दे कैन डू, जो आम मुसलमान हैं। पर आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन पब्लिकली स्टेटिंग कि ये प्योर इस्लाम हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सेकुलर हैं वो तो इसी के खिलाफ आए हैं, तो वो इसके खिलाफ आने के बाद भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं। प्योर जो लिटरेरी आइडियोलॉजी है उसको फॉलोइंग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सेम इन द लाइन कि जो हम लिबरलिज्म का लिटरेरी डेफिनेशन देखते हैं, हम बात कर रहे हैं, आपने सेकुलरिज्म की भी बात की, एथिज्म, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, दे आर ओवरलैपिंग थ्री कॉन्सेप्ट्स, बट हम एथिज्म को साइड पे रख सकते हैं बिकॉज इट्स अ सेट बिलीफ that God doesn't exist. But when it comes to the secularism and the liberalism, these both are, हम कह सकते हैं कि ये एक political और moral philosophy हैं जिनके ऊपर हम डिबेट भी कर सकते हैं। तो लिबरलिज्म की लिटरेरी डेफिनेशन है वो तो ये कहती है कि इंसानी हुकूक होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, कानून के सामने सब लोग बराबर होने चाहिए, और लोगों को, अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनने का हक होना चाहिए। व्हाट रॉन्ग यू सी इन दिस थिंग? या फिर आप समझते हैं कि जो लिटरेरी लिबरलिज्म है और जो प्रैक्टिस्ड लिबरलिज्म है इन दोनों में तजाद है? नहीं, लिटरेरी जो है वो भी इतना आइडियल नहीं है। देखें, ये कतई तौर पर नहीं हो सकता कि दुनिया का कोई सिस्टम 100% गलत हो, कुछ ना कुछ तो उसमें ठीक होगा। सो श्योर, लिबरलिज्म में बड़ी अच्छी बातें पाई जाती हैं, मिसाल के तौर पे इक्वालिटी बिफोर लॉ, या बट देन देयर इज अ कैवियट। जिस लिटरेचर की आप बात कर रहे हैं ना, उस लिटरेचर में भी ये इक्वालिटी गुलामों तक एक्सटेंड नहीं थी। अगर इक्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये करें कि यार देखो, हम आपसे माजरत चाहते हैं, आपका सारा पैसा हम वापस देते हैं, आपको वहाँ पे दोबारा से आबाद करते हैं, इसलिए कि हम सब बराबर हैं, हम बेनिफिशरी नहीं होंगे इस सिस्टम के, हमने गलत किया। लेकिन जब दुनिया भर से आप गुलाम पकड़ के वहाँ पे लेके आ रहे हैं, जब आप पूरी दुनिया से पिलेजिंग प्लंडरिंग सारी करके आ रहे हैं, आप अफ्रीका का मैप देखें और आप बर्लिन कॉन्फ्रेंस देखें कि जिसमें इन मुल्कों ने तय किया कि अफ्रीका का कौन सा हिस्सा किस मुल्क पे आएगा, वहाँ पे अननेचुरल सीधी लाइनें हैं। अगर आप अफ्रीका के मैप पे देखें, कार्ड है इनकी अपनी थी कि ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारे, और उसमें कोई अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी उस बर्लिन कॉन्फ्रेंस। और ये जो है ये नहीं, अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, उनको तो मारना था। नोट वाज जब इन्होंने वियतनाम को डिसाइड किया डिवाइड करने का, तब भी नहीं थी। हमेशा ये ऐसा ही होता है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस है, इट वाज वेल लेट। ये ऐसा नहीं कि 15वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर से ये लूट मार करने के बाद भी ये सिलसिले जारी रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि उनका जो लिटरेचर है वो बड़ा आइडियल था और जो प्रैक्टिस है वो ऐसी नहीं रही। उनके लिटरेचर में अब फेमिनिज्म की जो मूवमेंट है एक लिबरल सब प्रोडक्ट था। बिल्कुल। जो फर्स्ट वेव है उसमें सिर्फ सफ़ेद फाम ख़वातीन के हकूक़ हैं, स्याह फाम ख़वातीन के नहीं हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो गुलामी को तो एक लाइफ स्टाइल समझते थे ना, कि दिस इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़। कुछ लोग थे जो समझते थे कि नहीं, चीज़ गलत है, लेकिन जो उस पर फिर आगे उन्होंने इक्वालिटी की बात करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल हम डार्विन की एग्जांपल लेते हैं।
डार्विन स्लेवरी के ख़िलाफ़ था, उसकी फैमिली स्लेवर थी, वो ख़िलाफ़ था। लेकिन उसकी तालीमात पे जो सोशल डार्विनिज़म फिर बना, जो यूजेनिक्स मूवमेंट बनी, उन्होंने इक्वलिटी का एक नया आइडिया दिया कि जितने भी सुप्रीम लोग हैं सोसाइटी के लिए, जो आइडियल हैं, उनको ज़िंदा रहने दिया जाए, बाकी सबको पर्ज कर दिया जाए। नसबंदी की, कत्लेआम किया, कि एक इक्वालिटी इस तरह से कि जो लोग कमज़ोर हैं बजाय इसके कि उनको ऊपर ला के उनको इक्वल किया जाए, उनका था कि इनको ख़त्म ही कर दिया जाए। अब जब इसकी मूवमेंट ठीक ठाक रही, उसी पे बिल्ड हिटलर ने किया था बाद में। हिटलर बुरा आदमी है, वो अच्छे आदमी थे। हिटलर ने कोई नया आइडिया नहीं लेके आया था, उसी को एक्सट्रापोलेट किया था। उसकी डेफिनेशन बुरे आदमियों की ये थी कि जो ज्यूज़ हैं और जो जिप्सीज़ हैं ये अनडिज़ायरेबल्स हैं। लेकिन ये आइडिया उन्हीं लिबरल्स का था पहले से, जो चला आ रहा था, जो सोशल डार्विनिज्म या यूजेनिक्स वाले थे। तो कहने का मतलब ये है कि उनके लिटरेचर में भी आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा जिसे आप कहें कि बड़ा आइडियल था। एंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि लिबरलिज्म का लिटरेचर डायनामिक है, वो मूव होता रहा है। यानी 1960 से पहले का लिटरेचर और बाद का लिटरेचर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिस्टोरिकल जो कॉन्फ्लिक्ट रही है वो लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म की रही है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। लेकिन 1960 ऑनवर्ड्स, जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म का एरा कहते हैं, ये जो प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म का एरा है, ये मार्क्सिस्ट आइडियाज से इन्फ्यूज्ड है। यानी कल्चरली अगर देखा जाए तो जितनी भी वेस्ट के अंदर लिबरल डिजेनरेसी आई है वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की इन्फ्यूजन के बाद आई है। डिके जितना आया है, हमजिन्स परस्ती जितनी आम हुई है, ये जो आज हम ड्रैग क्वींस वगैरह सारा देख रहे हैं, ये सारे का सारा ये वहाँ से। अब तो खैर ड्रैग क्वींस का ज़माना ख़त्म होता जा रहा है, वेस्ट वाले लोग गुस्से में आ गए हैं। लेकिन ये जितना कुछ भी था, ये जो नई तरह की हरामकारी थी, ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी। इससे पहले जो लिबरल थे, यस उनकी पॉलिटिकल कुछ चीज़ें थी, उनकी और थी, इंडिविजुअलिज्म में था, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ रवायात पर कुछ पाई जाती थी। तो वो लिटरेचर सारा चेंज हो गया। तो एज वी स्पीक इनका लिटरेचर अच्छा है ना, इनकी प्रैक्टिस अच्छी है। दैट ऑफ कोर्स इज नॉट टू से कि हर चीज़ ही बुरी है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। वहीं पर हम देखते हैं कि ये सारा, जैसे आपने बयान किया कि इनमें इवॉल्व हुआ है, जो टोटल लिबरलिज्म का इवॉल्व हुआ है या डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। अब लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जो लिबरल वैल्यूज़ जिनके ऊपर सोसाइटीज़ खड़ी की गई थी वेस्ट की, वहाँ पर अब जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स उठ रही हैं वो मोर देन नेशनलिस्ट हैं एज कम्पेयर टू द लिबरल्स पार्टीज़ का डिक्लाइन हम देख रहे हैं, वेदर इट बी द अमेरिका, वेदर इट बी द सेंट्रल यूरोप, हम हर तरफ देख रहे हैं। इसकी वजूहत आप क्या देखते हैं? क्या इसकी वजूहत यही है कि इतनी ज़्यादा इन्होंने लाइक यू सेड के हम जिन्स परस्ती और बाकी चीज़ें, क्योंकि ये तो किसी भी सोसाइटी में, आई डोंट बिलीव कि इवन इट वाज यूरोप और वेदर इट वाज अफ्रीका, किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं थी। बाद में इन्होंने इस तरह की चीज़ें ऐड करना शुरू की हैं जिसने सोशल फैब्रिक्स जो है उसमें बिगाड़ पैदा किया है। एंड नाउ द पीपल आर रियलाइजिंग दैट इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग हियर। यहाँ पे हमें एक क्रिटिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना बड़ा ज़रूरी है, एक इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी का और एक जो डोमेस्टिक लाइफस्टाइल है। लिबरलिज्म दोनों चीज़ों का नाम है, ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है, लिबरलिज्म जब आप एक मुल्की लेवल पे बात करते हैं तो वो 3 मेजर फॉर्म्स में आता है, जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है और कल्चरल है। कल्चरल इंडिविजुअलिज्म कहलाता है, पॉलिटिकल लिबरल डेमोक्रेसी कहलाता है, और जो उसका इकोनॉमिक है वो कैपिटलिज्म कहलाता है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें लिबरलिज्म दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो उसके कॉन्ट्रास्ट है। इसलिए ये कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। उसके ऑपोजिट क्यों है कि मुल्की लेवल पे हैं तो आप इंडिविजुअल हैं, जो मर्जी करें जी, ठीक है। लेकिन जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे तो लिबरलिज्म एक कलेक्टिविस्ट आइडिया है, बिल्कुल, कि पूरी दुनिया को लिबरल प्रिंसिपल्स पे चलना है, एवरी कंट्री। यस। अब जब इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चेंज आता है, थ्योरी में जब चेंज आता है, तो उसका एक नेसेसरी इम्पैक्ट मुल्क के अंदर भी होता है। ठीक है। अब हो ये रहा है कि पहले ये था कि पूरी दुनिया ने लिबरल बनना है, आपने ओपन करना है सारी दुनिया को, आपने इकोनॉमी ओपन करनी है, बॉर्डर खोल देने हैं, दिस तरह दी अदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दैट थिंग्स, यूनाइटेड नेशंस, सारा ये क्या आपका। तो मुल्क के अंदर क्या होना शुरू हुआ कि आप इनफरादी तौर पे आज़ाद हैं, लेकिन हमें वो इंटरनेशनल थीम कुछ ना कुछ नज़र आता है, इवन दो वो 2 कॉन्ट्रास्टिंग पोजीशंस हैं। वो थीम इस तरह से नज़र आता है, वो हम जिन्स परस्ती कर रहे हैं तो वो करे, इंक्लूजन है ना, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे पर्सनल चॉइस हो गई थी तो इसमें थी, वो इंक्लूजन होगी हर तरह की, डिजेनरेसी की इंक्लूजन, जो एक्सेप्टेबिलिटी वो बढ़ गई, ट्रांसजेंडरिज्म, ये वो सारा कुछ आ गया।
अब वेस्ट के अंदर जो लिबरलिज्म एज इंटरनेशनल थ्योरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी, वो चेंज हो रही है रियलिज्म से। बिल्कुल। तो रियलिज्म में देखा जाता है कि आपके अपने मुल्क के इंटरेस्ट क्या, सेल्फ इंटरेस्ट। द इंटरनेशनल रिलेशन इज केओस। अब वो जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब सोसाइटल लेवल पे आता है तो लोग ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। कल्चरली लोग देखते हैं, पॉलिटिकली अब नहीं देख रहे, यानी कि उनके सियासतदान नहीं देख रहे। अंदर तो वो जब देखते हैं कि हम जिन्स परस्ती बढ़ चुकी है, वो जब देखते हैं डिजेनरेसी बढ़ चुकी है, वो जब देखते हैं कि ड्रैग क्वींस हमारे स्कूल में बच्चों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, वो बच्चे जिन्होंने भी अपना बचपन एंजॉय करना है, आपने उनसे उनका बचपन छीन रहे हैं, उनके सामने आप जो फहाशी, बेहयाई, एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, वो सारी की सारी वहाँ पे हो रही है। That people started to think कि it's gone too far. साइंस को एक मज़हब के तौर पे इंक्लूड किया गया। एक वहाँ पे मीम भी है वेस्ट में कि scientists have found that people will believe in anything as long as you say scientists have found it. कोई ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी मीम्स है कि साइंस डिस्कवर दिस, देखें कि कन्फॉर्मिटी कितनी बुरी चीज़ होती है, और वो उसको एक मुसल्लत किया गया कि क्रिटिकल थिंकिंग को ख़त्म कर दिया गया, सवाल करने वाले को रिडिक्यूल किया गया, नौकरियां बर्बाद कर। पीपल वर सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। आप आज़ाद हैं, जो मर्जी आप बात करें, आप इवोल्यूशन पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते, हम जिन्स परस्ती पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते। अब डेमोक्रेसी है, लोगों का अगर एक बड़ा जो डेमोस है, लोगों की एक बड़ी तादाद है जो उनकी डेमोग्राफिक्स हैं, अगर वो नहीं चाहती हैं तो वो चीज़ें फिर भी इम्पोज हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इंटरनेशनल कलेक्टिवाइजेशन का आइडिया था वो मुल्क में आ रहा है कि आप ज़ाती ज़िंदगी में इंडिविजुअल हैं, बट दिस इज़ द कलेक्टिव ऑर्डर यू हैव टू लिव विथ। लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पे अब ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे रियलिज्म आ रहा है, तो उसी का अक्स हम देख रहे हैं वहाँ के डोमेस्टिक मुल्कों में। और फिर देखें, आप इंसान के लिए जब सिस्टम बनाते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ इंसान का होना है। बिल्कुल। वो हेल्थ का सिस्टम बनाएं, एजुकेशन का बनाएं, इंसानों के लिए बना रहे हैं ना। जब इंसान ही नहीं है तो सिस्टम का क्या फ़ायदा है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वहाँ का जो कल्चरल लिबरलिज्म है वेस्ट का, उसकी वजह से यूरोप में, मैं आपको कुछ साल पुराने फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो सिचुएशन इससे ज़्यादा एग्जैसरबेट हो चुकी है। 15 करोड़ लोग चाहिए वहाँ पे सिर्फ यूरोप को मेंटेन करने के लिए। ये 2010, 11, 12 में प्रेडिक्शंस हो रही थी कि यूरोप में जगह जगह आग लगेगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसकी एक वजह है एजिंग पॉपुलेशन का, मतलब ये है कि तादाद ओवरऑल पॉपुलेशन की ज़्यादा हो रही है, एज जो है ज़्यादा, बुजुर्ग जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो टिपिकल ये होता है कि एक पेंशनर को सपोर्ट करने के लिए आपको 4 लोग इन एम्प्लॉयमेंट चाहिए होते हैं। लेकिन अगर पेंशनर्स बढ़ रहे हैं, पीछे से पाइपलाइन खाली हो रही है, तो फिर क्या होगा? आपके पास 2 ही ऑप्शन है, मैस इमिग्रेशन या पेंशन किए जाके कर दें। दोनों ही चीज़ें वेस्ट के आदमी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो फ्रांस में भी कुछ साल पहले आग लगी थी, वो इसी वजह से लगी थी कि उन्होंने पेंशन के 2 साल आगे किए थे। इट वाज सो ऑलमोस्ट प्रोफेटिक कि ये बताया जा रहा था ये होने वाला, ये होगा, तो ये जगह जगह होगा। फ्रांस तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा इमिग्रेशन है, तो इमिग्रेशन अब कितनी लेके आएंगे? उस पर भी मसाइल होंगे, उस पर भी मसाइल। प्रोटेस्ट आर हैपनिंग इन द हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं कि तुमने सारी हमारा वो खत्म करने वाले ये अपने लोग थे। सो दीज आर सम, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स के बगैर कोई भी जो कंट्री है वो डेवलप नहीं हो सकता। इवन फॉर द अमेरिका के H1B वीज़ा जो है अमेरिका का, दिस इज़ द बिग रीज़न कि अमेरिका में इतनी ज़्यादा इनोवेशंस हुई हैं पिछली सदी में, क्योंकि सारी दुनिया से जो टैलेंट था वो फिल्टर आउट करके अमेरिका लाया जा रहा था। बट मूविंग फॉरवर्ड, आप कैसे देख रहे हैं इस सारी जो इस वक्त इंतशार का शिकार है पूरी वेस्टर्न सोसाइटी में? स्पेशली हम देखते हैं कि रियलिज्म की, जैसे आपने बात की, जॉन मर्शमर को देख लें या बाकी रियलिस्ट जितने भी स्कॉलर्स हैं, दे आर प्रेडिक्टिंग कि आने वाले सालों में जो जंगें हैं वो बढ़ेंगी, स्पेशली व्हेन वी सी द सपोर्ट फॉर द इजराइल, कि आपका सुपर पावर, हाउ कम एक छोटा सा टाइनी कंट्री एक सुपर पावर को कंट्रोल करता है। एंड आई वाज लाइक डूइंग रिसर्च यस्टरडे, केम टू नो कि आउट ऑफ 100 सेनेटर्स 93 सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कैंपेन में एपैक मनी ली है, एपैक से पैसा लिया है। डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ द लिबरलिज्म।
अगर हम अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पैसा लेके कानून बना रहे तो अपने लोगों, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जिस तरीके से हमें ट्रम्प का बिहेवियर नजर आ रहा है, जिस तरीके से हमें कंट्रोल ओवर द डेमोक्रेसी नजर आ रहा है, इवन आई डोंट बिलीव कि दिस लिबरलिज्म, दिस इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट वाज फॉर द गुड कॉज ऑफ द ह्यूमैनिटी, आई डोंट बिलीव दैट। बिकॉज जो मैंने रिसर्च किया, दैट आई केम टू नो कि जब ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ, देयर वाज द सीक्रेट सोसाइटीज वर्किंग लाइक द फ्रीमेसन्स एंड द अदर, फिर वहाँ पर एक स्पेसिफिक द ज़ायनिस्ट लॉबी, दे हैव अ स्पेसिफिक गोल्स एंड द कॉजेज कि जिसमें उन्हें अपने जो मकासद अचीव करने के लिए इन नारों की ज़रूरत थी, एंड दे यूज्ड इट, and when they have used it and when they have achieved the first phase of their what they wanted to be achieved, so अब ये by themselves ये destroy होगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आने वाले सालों में लिबरलिज्म हम कहाँ पर देखते हैं? To be honest, I'm not big on Freemasons or Illuminati or all these. मैं इन चीज़ों को मैं शिर्क समझता हूँ कि I don't think कि हमें इन चीज़ों को इतना एक हवा क्रिएट करना चाहिए कि इंसान अल्लाह के निज़ाम के सामने वो एक इतना कर दिया और वो तो वो ऐसा कर देंगे। भाई वो इंसान है ना, दैट्स अ बिग क्वेश्चन कि हम भी कर सकते, इंसान ही है, खुदा नहीं है। खुदा नहीं है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो इसलिए इतना कामयाब हैं जिस हद तक भी वो हैं कि उन्होंने उसके लिए कोशिश की है। हमें अपने लिए कोशिश करनी चाहिए। सो आई डोंट गो इनटू दोज थिंग्स। हाँ, इस पे कि हमें कोशिश अपने लिए ज़रूर करनी चाहिए। जहाँ तक लिबरलिज्म का ताल्लुक है, इट्स डन। ये नए एवेन्यूज़ वहाँ के जो लिबरल्स बच गए हैं वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। बड़ी मार्केट्स उनको चाहिए। लिबरलिज्म बड़ी मार्केट के बगैर नहीं सर्वाइव कर सकता, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। पैसे के लिए आपको कंज्यूमर्स चाहिए होते हैं, जिनको आप चीज़ें बेचते हैं वो कंज्यूम करते हैं, यू मेक मोर मनी। सो वहाँ का जो लिबरल एलिमेंट है वो कोशिश करेगा कि वो बड़ी मार्केट्स को, पाकिस्तान को, इंडिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करे, बट इट्स नॉट गोइंग देयर वे, इट कांट गो देयर वे। इसलिए कि पूरी दुनिया में जो पैराडाइम है इस वक्त, जो पॉपुलिस्ट मूवमेंट इस वक्त है, एंड माइंड यू, पॉपुलिज्म स्ट्रेटजी होती है, ये आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है। किसी ज़माने में मार्क्सिस्ट पॉपुलिज्म हुआ करता था, लिबरल पॉपुलिज्म उससे पहले हुआ करता था दुनिया के कई मुल्कों में। अब जो है वो कंजर्वेटिव पॉपुलिज्म है। दुनिया एक बड़ी तेज़ी के साथ एक स्विंग की तरफ जा रही है। वही बात मैं कई साल पहले कहता था तो लोग कहते थे ओ यार कुछ नहीं होगा, तुम वैसे ही हो। और ट्रंप की जब हुकूमत बनना शुरू हुई, जब हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली, वहाँ पे जब सारी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आना शुरू हुई, तो उस वक्त हमारे सेकुलर्स जो मुझसे पहले आर्गू करते थे और कहते थे ओ ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह, नाउ दे सी इट क्रम्बलिंग देयर ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ देयर आइज। तो अब उनको नए सरपरस्त चाहिए। वो लोग जो पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्कों में, अब ये 22-23 करोड़ का, 24 करोड़ का एक मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, और दुनिया में मुल्क हैं, अफ्रीका के बड़े बड़े मुल्क हैं, कि वहाँ पे वो वेंचर इन करने की कोशिश करें। लेकिन बात यह है कि अनलेस के आपके पास इतना पैसा है कि आप एक पूरे मुल्क के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होती है पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, जो गवर्नमेंट है और डिसीजन मेकर्स हैं, आप उनको ख़रीद लें, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एंड द रीज़न यू कैन नॉट बाय एनीवन एनी मोर, इसलिए कि जिस मार्केट में उन्होंने ऑपरेट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, वो प्रो लिबरल नहीं है। ओके। वो रीजनल हेजेमनी की है, जहाँ पे हर रीजन के अपने हेजमॉन्स होंगे। अमेरिका अपने इलाके में होगा, चाइना, रशिया अपने इलाके में होंगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि हमारे इस इलाके में क्या होगा। ये बात मैंने पैट्रिक डनीन से भी पूछी थी अपनी एक पॉडकास्ट में। पैट्रिक डनीन इज़ द पर्सन जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था, एक तो लिबरलिज्म पे पूरी किताब लिखी कि क्यों ना काम हुआ, दूसरा प्रेडिक्ट किया था रेजीम चेंज कि ये हो गया। उसके बाद ट्रंप इलेक्शन वो जीता कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, सो ब्राज़ील कुड बी हेजमॉन इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका में शायद 2-3 हो जाए, नीचे साउथ अफ्रीका हो जाए, ऊपर वी डोंट नो इजिप्ट होगा, कौन होगा, सेंट्रल में कोई और मुल्क होगा। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द साउथ एशिया। इस तरफ इंडिया एक बड़ी इक़्तिसादी ताकत है। पाकिस्तान इज़ ब्रेकिंग थ्रू ऑल दी बैरियर्स, और इतनी तेज़ी के साथ 2025 में वो ऊपर आया इंटरनेशनली, उसका एक इन्फ्लुएंस खुद पाकिस्तानी हैरान है। खुद पाकिस्तानी हैरान है। चाइना बिल्कुल बॉर्डर पे है, रशिया बहुत दूर नहीं है। तो यहाँ पे हेजेमनी जो है वो किस तरह की होगी? प्रोबेबली ब्रिक्स की सूरत में सबकी हो जाए, पाकिस्तान भी उसमें जा रहा है।
I don't know. Even This could be interesting. Even I don't know. like the scholars have predicted the 21st century gonna be the Asia Pacific century तो because of the देखें, जब इंसान दुनिया की हर मार्केट के लिए आपको इंसान चाहिए। I mean, one of the reasons कि 2075 तक पाकिस्तान जो है वो दुनिया के, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आती जो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, एग्जैक्ट फिगर मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, बट 4 तो मेरे जहन में है कि वो एशिया से होंगे, ठीक है, जो सुपर पावर्स होंगे, इकोनॉमिक सुपर पावर्स। तो इट शोज़ कि जब आपके पास लोग नहीं हैं, तो आप अब देखें Human capital। वेस्ट का एक चीज़ समझने की कोशिश करें। वन ऑफ द रीजंस कि वो इकोनॉमिकली इतना उनका जो डिक्लाइन आया है, बहुत अरसा पहले वेस्ट ने मैन्युफैक्चरिंग मॉडल से खुद को चेंज करके सर्विस मॉडल पे ले गए थे। बिल्कुल, वहाँ पे मैन्युफैक्चर चीज़ें हो भी नहीं सकती, इसलिए कि आप लोकल मैन्युफैक्चर्ड चीज़ जब वहाँ पे बेचेंगे तो जो डॉलर्स या पाउंड्स में बनी हुई चीज़ है वो डॉलर्स पाउंड्स में बिकेगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रह जाता है, या वो चीज़ महंगी हो जाएगी। दोनों में से कोई एक चीज़ है। सो इट्स इजी टू गेट इट डन फ्रॉम ताइवान एंड चाइना एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड साउथ अमेरिका। चीप लेबर आपको मिल जाती है और उसको बड़ा केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। नोम चॉम्स्की ने बहुत तफसील से इस पर लिखा है, इट्स अ वेरी केयरफुली क्राफ्टेड सिस्टम कि दुनिया में ये गरीब मुल्क रहें इसलिए कि ये अमीर होना शुरू हो गए तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाएगी और वहाँ पर फिर मसला बनेगा। अब आपके पास जब लोकल लोग हैं ही नहीं, वो जो आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके लिए आपको लोग चाहिए ना, यू डोंट हैव दोस। तो होता क्या है, सिलिकॉन वैली में जाएं, वहाँ पे आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे। आप माइट बी रॉन्ग ऑन दिस, पर आई वुडंट बी सरप्राइज अगर मुझे बंदा बताए कि वहाँ पे इंडिजिनस अमेरिकन जो हैं, वैसे तो गोरे भी इंडिजिनस नहीं है लेकिन चले अब हो गए हैं, इनसे ज़्यादा जो है वो बाहर के लोग हैं। बिल्कुल ऐसे यूके में हो रहा है, टैलेंट हंटिंग हो रही है, पाकिस्तान से बंदा उठाओ, इंडिया से बंदा उठाओ, वहाँ से बंदा उठाओ, ये करो वो करो। यू नो, कंट्रीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट कि ये सारी लोग हमारे सर्विसेज वहाँ पे जाके देते हैं। yes. तो हम इनको यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं बिकॉज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी आप देखें गूगल का CEO इंडिया, फलां का इंडिया, फलां का इंडिया, फलां का इंडिया, फलां का इंडिया। अब इंडियन लोगों के लिए ग्लोरीफाई करने के लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के लिए सोचने की बात है कि ये लोग जब तक इंडिया में थे कामयाब नहीं हुए। yes. What's the reason? तो अगर ये इंडिया से बाहर जाके अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो क्यों नहीं हम यहाँ पे सिस्टम ऐसे बनाएं कि वो सर्विस प्रोवाइडर्स हम बन जाएं फिर। यही पाकिस्तान सोचता है। अब PPP का जो मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, पाकिस्तान दुनिया में बहुत सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो मेरा अपना ये सब्जेक्ट रहा है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम्स को लीड करता रहा हूँ, पाकिस्तान, साउथ अमेरिकन, इंडियन टीम्स एट द सेम टाइम। तो उस इंसान का पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि इन ममालिक में और क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान अगर नेशनल रिसोर्स सेंटर बनाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, AI के एंड सो फोर्थ, इतनी वहाँ पे वेस्ट के अंदर अभी भी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगे या जो सर्विसेज बनेंगी वो महंगी होंगी। वी कैन डू इट हेयर। करना पाकिस्तान ने ये है कि पाकिस्तान में कितने बिलियनर्स हैं, बड़ी तादाद है, ठीक। अच्छा, डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी रुपीस में, इवन डॉलर्स में भी हैं, उनको आपने इकट्ठा करना है। वी हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। वो बहुत ज़्यादा, देखिए रियल एस्टेट तो एक बन गई है ना अभी, मैं उस पर ज़्यादा नहीं होना चाहता, लेकिन ट्रांसफर कर सकते हैं टुवर्ड्स वी कैन कि भाई आप इन्वेस्ट करें, हम ग्लोबल रीच हो गए, हम गवर्नमेंट हैं, ग्लोबल मंडियों तक हम आपको एक्सेस दे सकते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, लोकल जो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अभी सिर्फ आप सिर्फ चीज़ आप देखें, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, जस्ट वन, ओके, जो ऑनलाइन लर्निंग है उसकी मार्केट इतनी बड़ी दुनिया में बनने जा रही है कि पिछले कुछ अरसे में $12 अरब से ज़्यादा सिर्फ उसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं सिर्फ उस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। $12 बिलियन। जूम लोग यूज़ कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये स्पेशलिस्ट ये नहीं है, बस लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मेक शिफ्ट प्लेटफॉर्म्स। स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म्स की अभी भी इतनी कमी है कि इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो देख रहा है कि मैं यहाँ से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। $12 अरब इन्वेस्ट किए जा रहे हैं सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स की डेवलपमेंट। अब ये सारा अगर पाकिस्तान बनाए जो तो ये इन्वेस्टमेंट $3-4 बिलियन की है, इससे ज़्यादा की नहीं है, लेकिन जो से इनकम स्ट्रीम्स जनरेट होती हैं वो पाकिस्तान के लिए होती हैं। ये मैं आपको सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग का बता रहा हूँ। वी आर डिट्रैक्टिंग फ्रॉम आवर मेन टॉपिक में वापस आना चाहूँगा। या वी वर टॉकिंग अबाउट द लिबरलिज्म एंड द लिबरल वैल्यूज़, जिस पे हमने ह्यूमन राइट्स की बात की, जिसमें इंसानियत की बात की, लेकिन
विद ऑल द बैड थिंग्स वी हैव डिस्कस, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि फ़लस्तीन में जब इज़राइल जिनोसाइड कमिट करता है, जब गाज़ा में बच्चों को स्टार्व किया जाता है, तो फिर मैस प्रोटेस्ट होते हैं उन्हीं लिबरल सोसाइटीज़ में, यूरोप में, यूके में, अमेरिका में। दे आर नॉट द मुस्लिम्स। किस बुनियाद पर? उसी शायद प्रिंसिपल की बुनियाद पर कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो फिर इसमें अगर हम देखा जाए, इसमें तो सूरत हाल उस मिसरे के मस्दाक लगती है हमारे लिए, बीइंग द मुस्लिम, बीइंग द पाकिस्तानी, ना खुदा ही मिलाना विसाले सनम, कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। बट इन दैट सिनेरियो फिर वो लिबरलिज्म बेहतर नहीं है, वो लिबरल्स वैल्यूज़ बेहतर नहीं है। देखें, अगर आप ये कहें कि आपने किसी इंसान के लिए आवाज़ उठानी है, तो अगर तो ये है कि इस्लाम आपको मना करता है और लिबरलिज्म आपको इनकरेज करता है, तो या श्योर वो बड़ी बेहतर होंगी। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें आपको इस्लाम के अंदर मिलती हैं और लिबरलिज्म में भी आपको मिलती हैं, तो आप लिबरलिज्म को अप्रीशिएट करेंगे, आप उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। बिकॉज हर वो चीज़ जो आपके पास भी है और कहीं और पे भी मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वाले को छोड़ के आप अप्रीशिएट करें कि ये आपकी चीज़ बड़ी अच्छी है, दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। लिबरलिज्म की और बड़ी अच्छी बात है, मुझे कभी कभी जी चाहता है कि देसी लिबरल्स ने जितना लिबरलिज्म का बुरा हाल किया है, इन्होंने तो स्वाय इसको एक सेक्सुअल फ्रीडम और इस तरह की चीज़ों के अलावा, और वो भी किसी और की बहन बेटी के लिए, अपनी के लिए नहीं। अच्छा। उसके आगे तो इन्होंने बताया ही ना कि लिबरलिज्म क्या है। मेरा कभी कभी जी चाहता है कि उसकी कुछ अच्छी चीज़ें मैं बताऊँ कि एटलीस्ट पीपल गेट टू नो कि हम जिस चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं उन्हें पता तो चले कि वो क्या है, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, उसमें बुरी चीज़ें भी हैं, तो हम उसको अप्रीशिएट करेंगे। They've done a remarkable job। आप गलियों में निकले, आप बाज़ारों में निकले, आपने बड़ा कुछ किया। पर here is the question, अगर ये सारा कंट्रोल्ड सिस्टम नहीं है, क्या वजह है कि पाकिस्तानी लिबरल नहीं निकला? That's a big question। अब आप कहें कि पाकिस्तान में तो जो सेकुलर है उनका तो एक कंटिंजेंट निकला है, बिल्कुल निकला है जनाब। कौन सा? लेफ्ट वाला, जो मार्क्सिस्ट हैं। बट देन देयर इज अ क्वेश्चन, जो चाइना में मुसलमानों के साथ हो रहा है, लेफ्ट वाले उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? प्रॉब्लम ये है कि इनकी जहां से अकल आती है, ये उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। पाकिस्तानी लेफ्ट अमेरिका, देखिए पाकिस्तानी लेफ्ट अमेरिका के खिलाफ है ना, तो अमेरिका इसराइल के साथ है, नेचुरली रशिया अमेरिका के खिलाफ है, ये देखते हैं कि यार वो उनके खिलाफ है, चाइना भी खिलाफ है, हाँ उन्हें यार फ़लस्तीन में आज़ादी होनी चाहिए। आज चाइना रशिया अमेरिका के साथ मिल जाए, जुल्म करना शुरू करे, पाकिस्तानी लेफ्ट टोटल खामोश हो जाएगा। वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ और भी पाकिस्तान में हुई थी कि जब आफ्टर द सोवियत यूनियन की जब ख़त्म हुआ, उसके बाद बहुत सारों ने फिर अपना किबला अमेरिका की तरफ भी कर लिया था, व्हेन दे वर लेफ्टिस्ट। ये इतना सेकुलर्स की इतनी एक गंदी तारीख है, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, ये कोई नई चीज़ नहीं है। यूनियनिस्ट पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ थी, मुस्लिम लीग के खिलाफ थी। जो 1945-46 का इलेक्शन वो जब हारे, तो उन्होंने पहले तो ये किया कि मुस्लिम लीग के खिलाफ और पार्टीज़ के साथ मिल के हुकूमत अपनी जैसी तैसी थी वो बना ली, ये इसको फिर आउट करने की कोशिश की। हालांकि सबसे ज़्यादा सीटें ली हुई थी मुस्लिम लीग ने, फिर भी कोशिश की पाकिस्तान ना बने। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, ओवरनाइट वो मुस्लिम लीगी हो गए, बिल्कुल ऐसा जैसे मार्क्सिस्ट से लिबरल हो गए। कोई दीन ईमान नहीं है इनका, कोई आप कहें कि कोई आइडियोलॉजिकली किसी चीज़ पे खड़े हुए हैं, दे डोंट इवन नो व्हाट आइडियोलॉजी के स्पेलिंग क्या होते हैं, आई एम वेरी श्योर इनको नहीं पता होगा। एक और तजाद जो बिल्कुल रिसेंट है, वो भी मैं आई विल गेट इनटू दिस डिस्कशन, कि जैसे हमने देखा कि ऑल द लिबरल्स वैल्यू के ऊपर सारा यूरोप निकलता है, अमेरिका निकलता है, एंड आपने भी उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन हम जब पाकिस्तान में देखते हैं, जैसे आपने सवाल भी उठाया कि पाकिस्तान के लिबरल्स क्यों नहीं निकले, लेकिन जब पाकिस्तान की एक मजहबी जमात निकलती है, द TLP, अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़ हैपनिंग इन द गाज़ा, फिर उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, सडनली ऑल द लिबरल्स उसे अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है, आई डोंट, इनके कोई हकूक नहीं। आई लिटरली लिसन दैम सेइंग कि इनके कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, दे डोंट हैव राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, आपने इनके ऊपर अगर क्रैकडाउन किया, बेहतरीन किया, और सख्त होना चाहिए था। क्योंकि मैंने ChatGPT से पूछा था, उन्होंने बताया बड़े बुरे लोग हैं, या श्योर। अब मुझे भी वो क्लिप भेजा गया है। वेयर इज़ अ प्रॉब्लम, पहले मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं। मैं TLP का मेंबर नहीं हूं, मैं TLP की रेटरिक को सपोर्ट नहीं करता,
बड़ी दफ़ा पब्लिकली मैंने कंडेम भी किया है। ये सर उतार के ले आओ, ये कर दो ना, इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने उनको कभी 1 रुपया चंदा नहीं दिया, मैं कभी उनकी लीडरशिप से मेरी मुलाकात नहीं हुई। जो ये इस्लामाबाद में जलसा करना चाह रहे थे, मैं इसके भी ख़िलाफ़ हूँ। ठीक, कि मेरी पोजीशन क्लियर होगी कि मेरी इस पार्टी के बारे में राय क्या है। लेकिन मेरी अगर किसी पार्टी से इख्तलाफ है या उनकी रेटरिक से इख्तलाफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को डिनाई कर दूंगा। यही टेस्ट होता है किसी सोसाइटी के कैरेक्टर का। आप समझते हैं TLP वाले बुरे हैं, आप रियासत का एक मैकेनिज़्म लेके आए, रियासत के अंदर एंटिटीज़ को बैन करने का मैकेनिज़्म होता है, आप उसको इन्वोक करें, बताएं कि इनकी एंटी स्टेट टेंडेंसीज़ हैं, बताएं ये एंटी इस्लामिक हैं, बताएं ये वायलेट करते हैं कानून को बार बार। उसकी बेस पे आप पहले तो आप यू हैव टू रीजन विद देम, इफ दैट डजंट वर्क आउट आप बैन कर दें। वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोगेटिव है। इशू ये है कि जिन चीज़ों को बेस बना के आप उन्हें बैन करने की बात कर रहे हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इसलिए मेरा काम और है। मैं इन चीज़ों में उलझ के तो ऐसा नहीं जगह जगह अपने दुश्मन बना लूँगी। जो मैं I was just specifying, want to know कि यहाँ पर तजाद लिबरल्स का क्यों आता है कि अगर एक राइटिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके जो असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो क्यों चेंज हो जाते हैं? मुनाफकत है ना, और क्या है। ये जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, वो भुट्टो साहब को कह रहे थे फैशिस्ट मौक़िफ़ था उनका जब BLA को के ख़िलाफ़ वो लड़ रहे थे। फैशिस्ट इसलिए कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ है उसको आप ख़त्म कर दो, और यहाँ पे हम जी कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, जनाब बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये है वो मुनाफकत। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ब्रीफली, जो TLP को अगर इस तरह से बैन कर दिया गया, ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा कि कल पाकिस्तान में कोई भी पावर में आके किसी भी पार्टी को बैन कर देगा। क्योंकि जो भी इल्ज़ाम है TLP पे, सच्चा या झूठा है, वो एक्सक्लूसिव टू TLP नहीं है। कौन सी पार्टी ऐसी है जो ये कह सकती है कि उनके सिस्टम के अंदर जुल्म और जबर नहीं है? सो TLP पे क्या इल्ज़ाम है? यार उन्होंने तो लोगों को जला दिया। ठीक, अब वेदर TLP वाले वहाँ पे मौजूद थे नहीं थे, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। अगर थे तो बिल्कुल होना चाहिए। मैंने हर दफ़ा कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो मैंने उस वीडियो बना के कंडेम किया है। और देयर कुड आल्सो बी, मेरी ये कर सुन लीजिए ना, इल्ज़ाम है जी, जला दिया। मैं सिंध में बग़ैर नाम लिए, वो एक बहुत बड़ी वहाँ पे फैमिली है, वहाँ पे एक आदमी ने सरदारी का दावा कर दिया। ठीक है, सरदार साहब ने उस आदमी को जिंदा जलवा दिया। अब वो किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो इसी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिनके लोगों की ज़ाती जेलें नहीं हैं, जो लोगों को मरवाते नहीं हैं, कत्ल नहीं कराते? आपने सिर्फ जिस सूबे में आप हैं उसकी किंग्स पार्टी का हिस्सा बन जाए, बात ख़त्म। सब कुछ वही हो रहा है। फ़र्क ये है कि TLP वाले कुछ करते हैं तो सड़क पे करते हैं, वो चीज़ सामने आती है सबके, लेकिन डीप डाउन एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सेप्टेड हैं पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर हैं। ज़ाती जेलें आप लोगों की हैं, कत्ल खून आपका है। वहाँ पे किसी आदमी ने अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता आप लोगों की मर्जी के बगैर। तो यही इल्ज़ाम है TLP पे, बल्कि TLP पे ये आखिरी वाला तो नहीं है। तो आप ये प्रेसिडेंट सेट कर दें, ये आग सब के दामन तक पहुँचेगी। सियासत में कोई परमानेंट, ना कोई PDM परमानेंट किसी चीज़ का नाम है, ना किसी और चीज़ का। ये धड़े बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। कल कोई भी पावर में होगा, जब आपसे नहीं बनेगी तो यही प्रेसिडेंट सेट करके आपकी पार्टी को बैन किया जा रहा होगा। उस वक्त हमारा लिबरल सोच रहा होगा कि यार मेरी पार्टी को उन्होंने बैन क्यों कर दिया है, या जिससे मैं पैसे लेता रहा हूँ, आइडियोलॉजी इनकी अपनी तो नहीं होती, उसको क्यों बैन कर दिया गया है। ये आग फिर सबके दामन तक आएगी। दैट्स ऑल आई हैव टू से। देयर इज आल्सो अ पार्ट विद आवर लिबरल्स कि हम देखते हैं कि जब उनका बंदा पावर में है, देन दे डोंट केयर ऑल द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, देन दे डोंट केयर कि कौन पीछे बैठ कर गवर्नमेंट रन कर रहा है। अपना बंदा होना चाहिए, साडा बंदा होना चाहिए। सो किस तरीके से हम इसको यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं टू आर पाकिस्तानी लिबरल्स, नॉट द वेस्टर्न लिबरल्स बट टू द पाकिस्तानी लिबरल्स? और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डिक्लाइन तो अब ऑब्वियस है, लिबरल रिजीम का डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना वो अब ऑब्वियस है।
तो इसके जो हमारा मेन टॉपिक का रिजल्ट्स पार्ट वो था कि इसके रिजल्ट्स पाकिस्तान के ऊपर नताइज इसके कैसे देखने, स्पेशली जो हमारे लिबरल्स हैं, इन विचारों का क्या होने वाला है? पाकिस्तान विल हैव टू गो विद द ट्रेंड। कंजर्वेटिज्म का दुनिया भर में राइज है, यहाँ पे भी होगा, लेकिन अब हमें कंजर्वेटिज्म एक डिफरेंट लेवल का चाहिए होगा। ओके। अब हमें जो कंजर्वेटिज्म यहाँ पे चाहिए वो रिवाइवलिस्ट कंजर्वेटिज्म चाहिए, जिसकी थीम ये हो कि हमने नए साइंटिस्ट पैदा करने हैं, हमने नए फिलोसफर्स पैदा करने हैं, एआई डेवलपर्स पैदा करने हैं, इस्लाम की ओनरशिप लेनी है हमने। अब हमने शर्मिंदा नहीं होना अपने रिलीजन पे, एट द सेम टाइम हमने जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको डिनाई नहीं करना। स्वाय उसका जो सेकुलर एलिमेंट है उसको तो ऑब्वियसली हम डिनाई करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब तक हमारी अपनी इंडिजिनस साइंटिस्ट्स और इंडिजिनस साइंसेस दोबारा सरफेस पे नहीं आती, तब तक ही मुश्किल हो जाएगा। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी तरक्की हुई है वो रिलीजियस लोगों ने ही की है। किसी लिबरल ने हमें एटम बम बना के नहीं दिया। आज हम बात करते हैं वो पाकिस्तान का ये वो सारा, और ऐसे बेवकूफ़ हैं, एक अजीब बात करते हैं कि देखो यार, इन लोगों को तो ख्याल ही नहीं है मुसलमानों को दुनिया का इसमें भी कुछ करना है, ये तो सिर्फ आखिरत की बातें करते रहते हैं और दुनिया में तो कुछ करते नहीं हैं। इट जस्ट मेक्स मी थिंक कि पाकिस्तान के वो कंजर्वेटिव न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स जो कि सारे रिलीजियस लोग हैं, वो लैब्स में जाके क्या वहाँ पे बैठ के तिलावत शुरू कर देते होंगे और बम खुद ही बन जाता होगा। I mean, क्या वो अज़कार करते, तवीज़ के साथ बम बनाते थे। या वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, दे एंगेज्ड विद इट, दे लर्नड इट, दे रियलाइज दिस इज समथिंग वी हैव टू डू। तो पाकिस्तान में जितना भी ये लोगों ने किया हुआ है, आइदर वो कंजर्वेटिव लोग थे या उनका वो एक्ट कंजर्वेटिव था। पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान को सस्टेन करने में, पाकिस्तान को बचाने में किसी लिबरल, किसी सेकुलर का कोई काम नहीं है, कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान इटसेल्फ एज अ कॉन्सेप्ट लिबरलिज्म के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, रिक्लेमिंग पाकिस्तान, उसमें मैं तफसील से जिक्र करूँगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार ये तो जनाब भी सेकुलर और पाकिस्तान सेकुलर, ये सारी बातें, इफ़ दैट वर द केस, जिन्ना साहब का खिज़र हयात टिवाना साहब के साथ क्या प्रॉब्लम था? दैट इज़ ओनली वन थिंग पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। ज़्यादा तफसील में जाए ना, ये सिर्फ छोटी सी एग्जांपल है, इसको पढ़ लें, आपके सामने सारी कहानी सामने आ जाएगी कि जिन्ना क्या पाकिस्तान चाह रहे थे और सेकुलर्स क्या पाकिस्तान चाह रहे थे। शख्सियत तो पाकिस्तान नहीं चाह रहे थे। एक ऐसी शख्सियत भी थे जिनके नाम के साथ मौलाना लगता था और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे। मौलाना आज़ाद अगर उनकी बात करें, जी श्योर। और वैसे टू बी एडिंग अ ह्यूमर पार्ट हियर कि it was good at least for the India के पाकिस्तान अलग हो गया, otherwise there could have been the army rule in the India too. Look, let's put it this way कि एक तो एक्सट्रीम सेकुलर पोजीशन है ना, जैसे हमारे इंजीनियर साहब ने कहा कि वो हिटलर जंग ना करता तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रही होती। yes. So बेसिकली वो दो कम्युनिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से अंग्रेज का एम्पायर इतना कमज़ोर हो चुका था कि इसको सस्टेन नहीं कर सकते थे। यानी अगर वो होता तो ना पाकिस्तान बनता, ना कुछ और मुत्तहिदा इंडिया रहता। तो बेसिकली ही वाज सेइंग कि यार बड़ी तरक्की हो रही होती है अंग्रेज सरकार के नीचे, जिनके बाज गुजार हों आप उनकी तारीफ तो करते हैं। दूसरा, आपने कहा कि वहाँ पर मिलिट्री का रूल ना होता, सॉरी वहाँ पर भी मिलिट्री रूल होता। मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडिया में ये आइडिया बड़ी दफ़ा फ्लोट किया गया है। हमें भी करना चाहिए, वो भी इंसान है ना। वो जब पाकिस्तानी जर्नल का ठाट बाट देखते हैं और खुद रिटायर होकर फ्लैट में रह रहे हैं, तकलीफ तो होती है डेफिनेटली। ये हमारा दुश्मन रहा है, ये रिटायर होने के बाद भी एक रॉयल लाइफ गुजार रहा है। मैं फ्लैट में, यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लोग कहते हैं उसको ग्लोरीफाई करते हैं, देखो सादगी, वो सादगी नहीं है भाई, इंसान की नेचर है, उसको अच्छा लगता है। एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा भी है कि जर्नैल होवे तो पाकिस्तानी। मेरी अर्ज है ना कि वहाँ पे ये आइडिया कामयाब क्यों नहीं है? द रीज़न इट इज़न्ट, जितनी दफ़ा फ्लोट किया गया हमेशा से एक ही जवाब आता है कि तुम में और वहाँ पे जितनी बगावत चल रही है, एक सिविलियन गवर्नमेंट का लेयर है जो इंडिया को बचाता है। जिस दिन तुम और खालिस्तानी आमने सामने आ गए, तुम और माओ आमने सामने आ गए, तुम और छत्तीसगढ़ वाले आमने सामने आ गए, बाकी जो इतनी वहाँ पे हो रही हैं, दैट वुड बी ए वेरी डिफिकल्ट इंडिया, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू सर्वाइव। तो एक सिविलियन लेयर रहे कि उन फाइटर्स का जो भी हो रहा है वो हमारे ज़रिए हो रहा है, तो वो एक और चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी मैं आपको अपनी तरफ से मैं एक चीज़ बताऊँ, इट विल टेक पीपल सम टाइम टू गेट देयर, लेकिन पूरी दुनिया में, और ये बात कहने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में एक सिंपल रूल है
कि हर मुल्क की डीप स्टेट में उसकी मिलिट्री ज़रूर होती है। यस। और उनका अपना एक व्यू होता है। बिल्कुल। उनका व्यू ये होता है कि जो गवर्नमेंट आती है वो रियासत की मैनेजर होती है, थोड़े अरसे के बाद मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, हमने परमानेंट रहना होता है। परमानेंट। ट्रंप के साथ यही हुआ। मुलर रिपोर्ट में क्या था सारा, उससे डीप स्टेट उसके खिलाफ लगी हुई थी, स्केलिंग की पॉलिसी पे था। उन्होंने कहा जी ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करें। इवन फॉर द JF कैनेडी और बहुत से ऐसे। तो अब सवाल ये होता है कि आप किस लेवल तक जाते हैं, वो एक अपनी जगह पे क्वेश्चन है। मैं कतई तौर पे सिस्टम के हक में नहीं हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि ऐसा होता है। और मुझे अभी बात सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि ओ ये तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट बात कर दी। या श्योर, आप भी यही बात करते हैं जब हुकूमत में होते हैं। एवरीवन डू। तो हमारी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आइडिया में नहीं बेचा हुआ? कोई बताता है वो कौम का बाप होता है, चीफ कोई आके कहता है कि उसको बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई आके क्या। डिफरेंस ये है कि जब ओपोजिशन में होते हैं तो चीज़ चेंज हो जाती है, हुकूमत में होते हैं तो और हो जाती है। बाकी आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यार कोई एक नोम चॉम्स्की के मुताबिक एक ट्रांजिस्टर मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ है जो फौजियों ने नहीं बनाई, बाकी पूरी दुनिया में सारा कुछ वही बना करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के साथ दुनिया में उनके एग्रीमेंट्स होते हैं। अमेरिकन मिलिट्री का येल यूनिवर्सिटी के साथ बड़ा अरसा एग्रीमेंट रहा, बाकी और पूरी दुनिया में। दिस इज समथिंग विच इज़ द ग्राउंड रियलिटी। आइडियल ये है कि पॉलिटिक्स का काम पॉलिटिशियन को ही करना चाहिए, बट इट डजंट हैपन। जो भी हुकूमत में होता है उसको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगता है, किसी भी मुल्क में। जो नहीं होता उसको एतराज़ होना शुरू हो जाता है। ओके कैसर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और एक डिस्क्लेमर हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर है कि जिस टॉपिक पर हमने इस पॉडकास्ट को एंड किया है कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम पर जो डीप स्टेट है वो कंट्रोल करती है, उस पर एक बड़ा ज़बरदस्त वीडियो इस वीकेंड पे हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। एंड यू विल कम टू नो कि किस तरीके से अमेरिका, जिसको दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहा जाता है और जहाँ पर हर तरह की आज़ादी समझी जाती है, उनकी पॉलिटिक्स भी आज़ाद नहीं है, पब्लिक चॉइसेस पर नहीं है। देयर आर सम पीपल हु कंट्रोल्स एवरीथिंग। दैट वाज ऑल।